चंद के सामने एक जवान मगर लागर सी फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक पागल औरत खड़ी थी, जिसके मुकम्मल बाजुओं पर चढ़े कंगन इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो शादीशुदा है। हाँ, उनमें ज्यादातर कंगन पुराने और मैल कुचैल से गंदे हो चुके थे। थर की तहजीब और रस्म व रिवाज के मुताबिक कंवारी लड़कियां आधे बाजुओं तक कंगन चढ़ा कर रखती थी। मरेगा, तू भी मरेगा, तेरी दुल्हन को भी साईं के बंदे उठाकर इस हवेली में ले जाएंगे, उसकी इज्जत पामाल की जाएगी, फिर सुबह उसको बदचलन आवारा का इल्जाम देकर कारी कर दिया जाएगा। ये लोग मुझे पागल कहते हैं, मगर मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, ये सब पागल है। वो चिल्लाई और उस वीरान मैदान में उस औरत की आवाज किसी पूरे सरार देवी की तरह गूंज रही थी। मेरे सर के साईं को बचा लो अदा, वो उसे पकड़ कर ले गए हैं, बचा लो उसे, वो उसे मार डालेंगे। उसने आगे बढ़कर घोड़े की लगामें थाम ली। हैरान कुन तौर पर पहलवान आराम से खड़ा रहा, वरना वो तो अनजान इंसान का अपने ऊपर साया भी ना पड़ने देता था। अभी वो औरत शोर मचा ही रही थी कि एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ मैदान में दाखिल हुआ और उनके पास आया। नजर उठाकर उसे देखा, फिर पागल औरत की तरफ मुतवज्जा हुआ। रानी, मेरी रानी बेटी, क्यों मेहमान को परेशान कर रही है? इस बेचारे को तुम्हारे साईं का पता नहीं है। आओ, मैं तुम्हें ले चलूं तुम्हारे साईं के पास, आओ। बूढ़े की बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो उसके पीछे पीछे सब कुछ भूलकर चल पड़ी। चंद हैरानी के साथ उनको जाता हुआ देख रहा था। बूढ़ा जहां से आया था वापस वहीं चला गया। उनके जाने के बाद चंद हैरानी का भूत बना गोठ के अंदर दाखिल हो गया और एक शख्स से हकीम के घर का पता पूछा तो उसने हाथ के इशारे से उसे वहां से थोड़ी दूर कच्चे मकान का बता दिया, जो कि हकीम साहब का घर था। चंद ने वहां पहुंचकर दस्तक दी और हकीम साहब के आने पर उसे अपना मुद्दा बयान किया। हकीम साहब एक लंबे अरसे से चाचा को जानते थे। जैसे उन्होंने चाचा की बीमारी का सुना, वो फौरन अपना जरूरी सामान उठाकर उसके साथ चलने को तैयार हो गए थे। चंद उसे अपने साथ लिए बहादुरपुर चला गया। भाई, अगला मोड़ काट लो, साथ ही छोटे पंडित का बंगला है, असलम ने नादिर को कहा और पास पड़ी M9 पिस्टल को उठाकर लोड करके हाथ में पकड़ लिया। गैंगस्टर बड़े हों या छोटे, अपने एरिया में उनका जासूसी का निजाम बहुत तेज होता है, इसलिए जब कभी पुलिस का छापा पड़ता है तो ये पहले से ही रफू चक्कर हो जाते हैं और इक्का दुक्का लोग हाथ आते हैं, जिनकी कुछ दिनों के बाद जमानतें भी हो जाती हैं। नादर ने तेजी के साथ मोड़ काटा और सामने सुनहरी रंग के अधखुले गेट से बंगले के अंदर दाखिल हो गया। गेट पर खड़े छोटे पंडित के आदमी शोर मचाते हुए गाड़ी के पीछे भागना शुरू हो गए। नादर ने बंगले की इमारत के करीब जाकर गाड़ी रोकी और आस्तीनें चढ़ाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। इतने में पंडित के आदमी उसे एक दायरे की शक्ल में घेर चुके थे। एक कौन है बे तू? क्या जिंदगी से उकता चुका है या महबूबा छोड़कर भाग गई है जो यहाँ खुदकुशी करने चला आया है? पंडित के एक कारिंदे ने मुंह में रखे पान की पचकारी मारते हुए कहा। ओए पंडित के कुत्तों, दूर से क्या भौंक रहे हो? हिम्मत है तो पास जाकर पूछो ना। सामने खड़ा शख्स मुतजाद काम करता है, मरने नहीं, तुम्हारी बैंड बजा बजा के मारने आया है। असलम ने गाड़ी के अंदर से उसे जवाब दिया तो वो आग बगोला होकर नादर पर झपटा, मगर नादर का हाथ तेजी से घूमा और एक जोर का मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। वो शख्स फुटबॉल की तरह उछलकर अपने साथियों पर जा गिरा। दूसरे लोगों के बढ़ते कदम रुक गए। शायद ज़हनी तौर पर वो ये कबूल नहीं कर रहे थे। उनको रुकता देखकर मुक्का खाने वाला शख्स चीखा, रुक क्यों गए? मार डालो इसे, जिंदा बचकर जाने ना पाए ये कुत्ता। तो वो सब इकट्ठे होकर फिर से नादर की तरफ बढ़े। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी, मगर शायद हुक्म की तामील भी जरूरी थी। नादर सुकून के साथ अपनी जगह पर पहाड़ की मानिंद खड़ा था। पीछे से एक शख्स ने लोहे के रॉड के साथ हमला किया। नादर ने झुककर उसका वार खता किया और वही रॉड पकड़कर उसके सर पर दे मारा। एक चीख मारकर वो जमीन पर तड़पना शुरू हो गया। सामने से दो लोग हाथों में लोहे की चेन घुमाते हुए हमलावर हुए, मगर नादर ने दोनों को रॉड मार मार कर राम कर दिया। बाकी के लोग भी पलक झपकते ही उसने जेर कर डाले थे। असलम को इशारा करके वो अंदर इमारत में दाखिल हो गया और पंडित को आवाजें देना शुरू कर दी, मगर बंगले के अंदर मौत जैसी खामोशी छाई रही। बाहर असलम पंडित के कारिंदों के साथ मस्तियां करने में मसरूफ था और एक एक को हिला जुलाकर उनके जख्मों का डॉक्टरों की तरह मुआयना कर रहा था और साथ ही साथ एक आध थप्पड़ भी जड़ रहा था। अब बोल बंदर, पता चल गया कि वो कौन है और मैं कौन हूँ? शुक्र मनाओ कि आज उसका मीटर ज्यादा नहीं घुमा।
ورنہ अब तक तुम सब आलमे बाला पहुंच चुके होते। वैसे वो हरामखोर छोटा पंडित कहाँ भाग गया है? नजर नहीं आ रहा। वो जहाँ कहीं भी गया है, वापिस आए तो उसे बता देना कि असलम आया था और उसके साथ नादर भी था। अगर वो पूछे कि उसका गुनाह क्या है तो बतला देना कि इस एरिया का मालिक नादिर है। यहाँ वो किसी से एक फूटी कौड़ी भी वसूल नहीं कर सकता। अगर उसने किसी और को फोन करके धमकी दी तो अगली बार उसका सामना असलम से होगा, मेरा मतलब है नादिर से होगा। जाओ अब हस्पताल सारे, पट्टियां शटियां करा लो, अगली बार जान बचा के हमारे सामने आना। असलम अपने ज़ौक में बोले ही जा रहा था। शायद बोलता ही रहता अगर नादिर उसे आवाज देकर ना बुलाता। भाई बेफिक्र रहो, समझा दिया है मैंने इनको, अब वापस चलते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है कसम से। नादिर असलम को बचपन से जानता था, तब से जब से उसने होश संभाला था। उसके पास दुनिया का कोई रिश्ता नहीं था, माँ बाप बहन भाई दोस्त। जिस तरह वो दुनिया में अकेला था वैसे ही असलम भी अकेला था। पता नहीं वो कैसे उससे आन मिला, मगर उसके बाद से वो दो जिस्म एक जान बन गए थे। चल भाई चल लाला के होटल, वहाँ जो दिल करे ऑर्डर देकर और मजे से खा। नादिर ने असलम को जवाब दिया तो वो नदीदे बच्चे की तरह तालियां मारकर हंसने लग पड़ा। नादिर ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे अच्छी खासी रफ्तार में शहर की पुरहजूम सड़क पर डाल दिया। भाई तेरे को वो दिन याद है जब हम खाने के एक एक टुकड़े के लिए लोगों के हाथ जोड़कर मिन्नतें करते थे, बदले में धक्के और सिर्फ गालियां ही मिलती थी। भाई उन लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता था कि अगर बच्चे लोग हाथ फैलाकर खाना मांग रहे हैं तो भूखे ही होंगे ना। असलम इन्हीं बातों की वजह से तू मार खा गया। अपन को ये फार्मूला उसी वक्त जेन में मालूम पड़ गया था कि दुनिया मांगने से कुछ नहीं देती, छीन लो जो तुम्हें चाहिए, इसलिए तू मांग कर आता था, अपन तेरे से छीन लेता था। उस बात को याद करके दोनों एक दूसरे के हाथों पर हाथ मारकर खूब हंसे। भाई आप भी कमाल करते थे, बचपन ही से भाई थे, मेरे पर दादागिरी जमाते थे। असलम हंसते हुए बोला। ए भाई रुक रुक रुक, असलम हंसी रोककर अचानक से सीरियस मूड में बोला तो नादिर ने फौरन गाड़ी साइड पर करके ब्रेक लगाई और पूछा क्या हुआ अब? भाई आज क्या दिन है? ए पागल हो गया है, बीच रोड पर गाड़ी रुकवा कर पूछता है आज क्या दिन है? दो कान के नीचे एक। अरे भाई गुस्सा नहीं करो, मुझे लगता है आज लड़ाई का दिन है। वो देखो कुछ छोकरे लोग एक अकेली लड़की को छेड़ रही हैं। देख भाई देख। असलम ने सामने एक मार्शल आर्ट सेंटर की तरफ इशारा किया। और ये हिजड़े लोगों को तो देखो, देख देख कर गुजर रहे हैं जैसे उनके घर माँ बहन बेटी नहीं है। भाई आप रुको, मैं अभी आया। इनकी तो ऐसी की तैसी, किसी का डर ही नहीं, और दरवाजा खोलकर लड़कों की तरफ भाग गया। नादिर ने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश भी की, मगर असलम सुनी अनसुनी करके लड़कों की तरफ भाग गया। नींद आज की रात ससी की आंखों से इतनी ही दूर थी जितना आसमान जमीन से। आंखें बंद करते ही उसके सामने चंद का चेहरा मुस्कुराते हुए आ जाता और वो हड़बड़ाकर आंखें खोल देती थी। जो आज उसके साथ हो रहा था ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। वो अपनी आंखों से बच्चल साईं को देख चुकी थी। और भी साईं लोग रास्ते में आते जाते उसे घूंघट के पीछे से नजर आ जाते थे, मगर चंद की तरह तो कोई भी उसकी आंखों में नहीं आया था। चंद के बारे में सोचते सोचते अचानक उसे ख्याल आया कि उसने चंद को हकीम के घर का गलत रास्ता बताया था। यकीनन उस गर्मी में वो बहुत गुस्सा हुआ होगा। अब जब वो उसको मिलेगा तो यकीनन गुस्सा करेगा। हाँ, ऐसे थोड़े गुस्सा करेगा। ससी हूँ मैं, ससी। माँ कहती है मैं शहजादी नजर आती हूँ। आज सिर्फ नया घाघरा ही तो पहना था। सबकी आंखें फटे जा रही थी। मन ही मन में वो खुद से बातें किए जा रही थी। अब जो उसने करवट बदली तो सामने माँ को खड़े पाया, जो उसे जागते हुए देखकर फौरन बोली, क्या हुआ ससी, आज तेरे को नींद नहीं आ रही? कोई जिन भूत तो नहीं चिमट गया? पहले ही कहा था कि मत पहनो नया घाघरा, मगर तूने मेरी बात सुनी ही नहीं। माँ जी कुछ नहीं हुआ, मैं तो सो रही थी, आपने मुझे डरा दिया। अब जाओ अपनी चारपाई पर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। या अल्लाह तू खैर करना और मेरी नासमझ बेटी को हर शर से बचाना। हाजरा आसमान की तरफ मुंह करके दुआ करती हुई चली गई। ये मुझे क्या हुआ है, कल नीलमा और संदूरी से पूछूंगी। इन्हीं सोचों में गुम बिलाखर नींद की देवी उस पर मेहरबान हो ही गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कच्ची पक्की झुग्गियों के बीच साईं नूर जमाल उर्फ बच्चल साईं की हवेली ताजमहल की तरह चमक रही थी। पूरा इलाका जहां जहां तक उसकी जमीनें थी बचलपुर कहलाता था। वो यहाँ का बेताज बादशाह और सयाह सफेद का मालिक था। अपनी जमीनों पर बसने वाले गरीब हारी लोगों की जिंदगियों के फैसले भी वही करता था। एक बेटा था जो अमेरिका में तालीम हासिल कर रहा था।
اور ایک بیٹی تھی جو ماں کے ساتھ حویلی کے زنان خانے والے حصے میں نوکرانیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ حویلی کا یہ حصہ سائیں بچل کی عیاشیوں اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر حویلی کے اندر اپنے جوبن پر تھا۔ بائی نگینہ اپنی چھوکریوں کے ساتھ رقص و سرور کی محفل جمائے ہوئے تھی۔ جام پر جام چل رہے تھے۔ سائیں بچل کے آگے اس کے خونخوار کتے بیٹھے تھے جنہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گوشت کے پارچے اٹھا کر کھلا دیتا تھا۔ بائی نگینہ اپنی کرسی سے اٹھ کر سائیں بچل کے پاس آئی اور جھک کر کان میں کچھ کہا۔ سائیں نے ہاتھ کے اشارے سے کچھ منع کیا اور پھر بولا، نہیں بائی، تیرا نیا مال دیکھ لیا ہے میں نے، کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ لگتا ہے کراچی کا حسن ماند پڑ گیا ہے، مجھے ولایت سے چھوریاں منگوانی پڑیں گی۔ حسن وہ ہوتا ہے جو آنکھیں کھول دے بندے کی، میری آنکھیں تو بند ہو رہی ہیں۔ سائیں سردار بچل، کراچی کے حسن کی کنجی میرے ہاتھوں میں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک چھوری ہے میرے پاس۔ ڈرائیور کو کہنا جب ہمیں چھوڑنے جائے تو چھوریاں لیتا آئے، ایک نظر بس دیکھ لینا، اگر یہ ڈیلے باہر نہ آ جائے تو بائی نگینہ کا نام بدل دینا۔ یہ ہوئی نا بات بائی؟ اوے قادر، او قادر، کہاں مر گیا ہے؟ سائیں بچل نے اپنے منشی کو آواز دی۔ جی 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 حضور، آپ کے پیچھے کھڑا ہوں۔ ڈرائیور کو بولو بائی کو چھوڑیوں سمیت چھوڑ آئے اور بائی کو پیسے بھی دے دو، میں جا رہا ہوں اندر، حویلی بند کر دو۔ جی حضور، جو حکم آپ کا۔ سائیں بچل اٹھ کر اندر حویلی کی طرف چلا گیا۔ قادر نوکروں کو آوازیں دے کر حکم دینا شروع ہو گیا۔ سائیں بچل سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کی بیوی سلطانہ بچل اسے دیکھ کر تھوڑی سی حیران ہوئی، پھر سائیں کے استقبال کے لیے بیٹھ کے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ایسے کیا دیدے پھاڑ کر دیکھ رہی ہے مجھ کو؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ سائیں بچل ناگواری سے بولا۔ سائیں، لگتا ہے آج آپ بھول گئے ہیں، ورنہ تو جب باہر محفل جمتی ہے تو سرکار ساری رات ناچنے والیوں کے ساتھ گزارتے ہیں، آج کیسے یہاں آ گئے ہیں؟ سلطانہ بیگم نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ جاسوسی کرتی ہے میری، ان 2 ٹکے کی نوکرانیوں سے اب تو میری جاسوسی کرواتی ہے۔ جس دن کسی کو پکڑ لیا نا میں نے تو تجھ سمیت سب کو کاٹ کر بھوکے کتوں کے سامنے پھینکوا دوں گا، اپنی اوقات میں رہا کر۔ یہ سائیں بچل کی حویلی ہے، یہاں صرف میری مرضی چلے گی، نہ مجھے تیرا ڈر ہے نہ تیرے بھائیوں کا۔ میرا ڈر نہیں تو کم از کم اب جوان بیٹی کا تو خوف کھاؤ، اس کے ہاتھ پیلے کرنے کا وقت آ گیا ہے، عمر ڈھل رہی ہے اس کی، کتنے رشتے آ رہے ہیں اس کے لیے، کوئی اچھے قبیلے کا لڑکا دیکھ کر ہاں کہہ دو، وہ بیچاری تو اپنی زندگی گزارے۔ کیسے ہاں کہہ دوں؟ تو چاہتی ہی یہی ہے لڑکی کی شادی کر دوں، پھر اس کے نام اپنی زمینیں کر دوں اور سائیں بچل کی طاقت ختم ہو جائے۔ یہ زمینیں میری طاقت ہیں، کراچی سے لوگ آتے ہیں یہاں مجھے سلام کرنے، یہ سب کچھ ایسے ختم کر دوں تو کیا لڑکی کو ایسے بٹھائے رکھو گے؟ سلطانہ بیگم نے سوال کیا۔ کروں گا، اس کا بھی کچھ کروں گا، بہت جلد کچھ کروں گا۔ اب لائٹ بند کر، مجھے سونا ہے، تمہاری شکل دیکھ کر ہی مجھے سر درد شروع ہو جاتا ہے، سائیں بچل بولا، اور سلطانہ بیگم ماتھے پر بل ڈالے کمرے کی لائٹ بند کرنے کو مڑ گئی۔ حکیم بابا، مجھے سمجھ نہیں آئی وہ پاگل عورت کون تھی؟ شکل سے تو اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی، میں اور پہلوان تو اچانک سے اسے دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ چند نے بچل پور کے حکیم سے پوچھا جو اس کے چاچا کا رات بھر علاج کر کے اب واپس آ رہا تھا۔ بیٹا چند، وہ بڑی مظلوم چھوری ہے، جب اس کے ساتھ ظلم ہوا تو پورا بچل پور خون کے آنسو رویا تھا، مگر سب مجبور تھے، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ حکیم نے جواب دیا۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کچھ تو بتائیے مجھے، چند نے ان سے پوچھا۔ رانی بچل پور کی سب سے خوبصورت اور ہنسمکھ چھوری تھی۔ ایک دن وہ کنویں سے گھڑا بھرنے جا رہی تھی، ظالم بچل سائیں کی نظر اس کے حسن پر پڑ گئی، اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا اور ہیلے بہانوں سے رانی کو تنگ کرنے لگ گیا۔ یہ دیکھ رانی کے باپ نے جلدی سے اس کی شادی طے کر دی۔ بچل سائیں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بارات والے دن چھورا اور چھوری کو اٹھوا لیا، چھورے کو مار کر کہیں دفن کر دیا، چھوری کی عزت لوٹ لی اور اگلے دن پورے بچل پور میں پھیلا دیا کہ نوری بدچلن لڑکی ہے، اپنے پاپ چھپانے کے لیے چھورے کو مار ڈالا۔ ادھر نوری یہ حادثہ برداشت نہ کر سکی اور پاگل ہو گئی، اب وہ ہر کسی سے اپنے بندے کے لیے مدد مانگتی پھرتی ہے۔ وہ ظالم تو اسے کاری کرنے کے چکروں میں تھا، مگر نوری کے باپ نے سائیں کے پاؤں پکڑ کر اس کی جان بخشی کروائی کہ چھوری پاگل ہو گئی ہے، معاف کر دو اسے، تب جا کر نوری کی جان بچی۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے، سائیں بچل کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ چند پوری کہانی سن کر افسردہ لہجے میں بولا تو حکیم نے اسے ٹوک دیا کہ چپ کرو چھورے، بچل پور کا علاقہ شروع ہو گیا ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ اس کا غلام ہے، اگر کسی نے تمہارے منہ سے بچل سائیں کا نام بھی سن لیا تو مارے جاؤ گے، اب تم واپس جاؤ،
मैं आगे खुद चला जाऊंगा, कहीं तुम अनजाने में कोई गलती ना कर बैठो और मारे जाओ। कुआं करीब आने वाला था। उसको उम्मीद थी कि सस्सी उसे वहां मिल जाएगी, मगर हकीम साहब ने डरकर उसको वापस मोड़ दिया और वो बोझल दिल के साथ वापस जबलपुर को रवाना हो गया। असलम भागकर सड़क क्रॉस करते हुए उन लड़कों पर झपट पड़ा था। एक को उसने धक्का देकर गिरा दिया था, दूसरे को मुक्कों लातों से मारने लग गया, मगर उतने में बाकी दो ने उसे दबोच लिया। इससे पहले कि वो असलम को पकड़कर मारते, नादिर ऐन वक्त पर पहुंच गया और हवा में लहराया हुआ डंडा जो कि उसके सर पर पड़ने वाला था हाथ बढ़ाकर रोक लिया और लड़के को गर्दन से पकड़कर सड़क पर पटक दिया। नादिर को आता देखकर असलम भी जोश में आकर खुद को लड़कों से आजाद करा चुका था और एक को पकड़कर जमीन पर गुथम गुथा हो गया। नादिर खड़ा असलम को देख रहा था कि एक जख्मी लड़के ने लोहे का रॉड उठाकर नादिर के सर पर दे मारा, जिससे नादिर के सर से खून बहना शुरू हो गया। नादिर ने पलटकर लड़के को कॉलर से दबोचा और उसके पेट पर मुक्के मारना शुरू हो गया। करीब था कि लड़का मर जाता। लड़की ने भागकर नादिर का हाथ पकड़ लिया। नादिर का उठा हुआ हाथ रुक गया, मगर उसने झटके से अपना हाथ छुड़वा लिया और लड़के को भी कॉलर से छोड़ दिया, जो फौरन गिरता पड़ता वहां से अपने साथियों समेत फरार हो गया। आपके सर से खून बह रहा है, इधर सर करो, मैं पट्टी बांध दूं। लड़की बहते हुए खून को देखकर परेशानी से बोली। तू क्या डॉक्टर है? अस्पताल खोला हुआ है? मेरे को दोबारा हाथ लगाने का नहीं। ये जख्म तो साला कुछ भी नहीं, इससे बड़े जख्म तो यहाँ है। नादिर ने दिल पर हाथ मारते हुए कहा। ये जख्म मेरी वजह से आपको लगा है, इसलिए कहा है। बहरहाल आपने लड़कों से मेरी जान छुड़ाई, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने उससे पूछा। असलम, चल बे, यहाँ तो इंटरव्यू शुरू हो गया है। और नादिर घूमकर गाड़ी की तरफ चला गया। असलम लड़की की तरफ आया और जल्दी जल्दी बोला, देखिए भाई का दिल बहुत अच्छा है, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, बस जरा जुबान का सख्त है। मेरा नाम असलम है और वो नादिर है, भाई नादिर। और आपका नाम? मेरा नाम मारवी है, मारवी शर्मा। अपने भाई को बोल देना मार्शल आर्ट सीख रही हूँ, अगली बार उन गुंडों की खुद धुलाई करूंगी। वैसे उस पागल को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, बहुत खून बह रहा है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। वो और असलम भागकर गाड़ी में बैठ गया और बोला, अरे भाई क्या रे, हमारे धंधे में कोई लड़की जात मिलने वाली नहीं और प्यार आपको होना नहीं। वो बेचारी कितने प्यार से बोल रही थी, जरा प्यार से बोलते तो बात बन जाती। और आखिर कब तक बाहर के होटलों से खाना खाते रहेंगे? मुझे भाभी के हाथों का पराठा खाना है और गरम गरम चाय पीनी है। असलम, आज क्या दिन है? नादिर ने उससे पूछा। क्यों भाई, अभी तो बताया था। असलम ने सर खुजाते हुए जवाब दिया। सोच रहा हूँ कहीं तेरा मार खाने का दिन ना हो। नहीं भाई, अपन को मार खाने का नहीं। अब होटल नहीं, पहले किसी डॉक्टर के पास चलो, बहुत खून बह रहा है, पट्टी वट्टी कराते हैं, फिर कहीं खाना खाएंगे। तो असलम की बात सुनकर नादिर ने इस बात में सर हिला दिया।